हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। चलो बच्चों, आज इस वीडियो में एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आपका चैप्टर चल रहा है मेरे बच्चे रेडियो एक्टिविटी। इससे पहले अल्फा बीटा गामा इमिशन बताया था। अब हम बात करते हैं क्या बेटा, लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी। आप नोट कर लेना, टॉपिक सिंपल है, बहुत आसान है, ठीक है नहीं? ध्यान से सुने। फर्स्ट लॉ, लॉज ऑफ रेडियो एक्टिविटी गिवन बाय सोडी, फजन एंड रजल। पहला नियम देखें, फर्स्ट लॉ देखें। व्हेन एन अल्फा पार्टिकल इज इमिटेड देन एटॉमिक नंबर डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट एंड मास नंबर डिक्रीज्ड बाय 4 यूनिट। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट के न्यूक्लियस से एक अल्फा पार्टिकल इमिट होता है, अल्फा पार्टिकल निकलता है, तो उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 कम हो जाएगा मेरे बच्चे। क्लियर है? देन एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट डिक्रीज्ड बाय 2 यूनिट एंड द मास नंबर डिक्रीज्ड बाय 4 यूनिट। सो द न्यू एलिमेंट formed occupies a position 2 group to the left of the parent element in the periodic table। क्लियर है? तो नया एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में 2 ग्रुप किधर, लेफ्ट साइड में शिफ्ट हो जाएगा। जैसे कोई पेरेंट एलिमेंट X, इसका एटॉमिक नंबर Z है, मास नंबर A, और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकल गया। अल्फा पार्टिकल को डिनोट कैसे करते हैं? 2He4 से, ठीक है ना? तो इसका एटॉमिक नंबर कितना कम होगा? 2। तो Z में से 2 कम कर दो, Z-2। मास नंबर कितना कम होगा? 4। A में से कितना कम कर दो? 4। अरे मेरे बच्चे, पेरेंट एलिमेंट क्या है? ZXA। तो X तो एलिमेंट है, Z क्या है उसका एटॉमिक नंबर, A क्या चीज है? मास नंबर। और जब उसमें से अल्फा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर 2 कम होगा और मास नंबर कितना कम हो जाएगा? 4। तो Z एटॉमिक नंबर 2 कम कर दो तो Z-2, नया एलिमेंट बन गया भाई। मास नंबर 4 कम करो, A में से 4 कम कर दो तो A-4। तो टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स विल रिमेन कंजर्व। टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स तो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे कोई यूरेनियम न्यूक्लियाई है 92 यूरेनियम 238 और इससे एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो गया, तो एटॉमिक नंबर 2 कम करो इसमें से। 92 में से एक अल्फा पार्टिकल निकला, 92 यूरेनियम 238 में से एक अल्फा पार्टिकल निकाल दो, 2He4 निकल गया इसमें से, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना कम हो गया? 2 कम करो इसमें से, 2 कम कर दो तो 90, और मास नंबर 238 में से 4 कम करो तो 234। तो ये नया एलिमेंट बन गया थोरियम। क्लियर? अरे चेक कर लो भाई, अल्फा पार्टिकल निकला है, एटॉमिक नंबर तो 2 कम हो गया, तो 92 में से 2 कम करोगे 90, मास नंबर 238 था, अल्फा पार्टिकल निकला है, तो इसमें से 4 कम कर दो 234। तो नया एलिमेंट जो बनेगा, आपको मालूम हो तो ठीक है, नहीं तो यहां पर हमको पता है थोरियम। क्लियर है? जैसे 88 रेडियम 226 और इसमें से एक अल्फा पार्टिकल निकला, तो एटॉमिक नंबर 2 कम करो, 88 में से 2 कम करो 86। मास नंबर 226 रेडियम का है, मास नंबर 4 कम कर दो, इसमें से 4 कम कर दो तो 222 रेडान में कन्वर्ट हो गया। तो अल्फा पार्टिकल इमिशन के बाद किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियस से अल्फा पार्टिकल निकल जाता है, ध्यान से सुनना, तो नया एलिमेंट जो फॉर्म होता है ना, वो आइसोडायाफर बनाता है। अल्फा पार्टिकल इमिशन के बाद नया एलिमेंट जो बनेगा, ये न्यू एलिमेंट इस पेरेंट एलिमेंट का क्या कहलाता है? आइसोडायाफर। ये न्यू एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट का क्या कहलाता है? आइसोडायाफर। आइसोडायाफर लिख लेना, मैंने लिखा है कहीं, ये रहा। क्या बेटा? ये जो नया एलिमेंट है, अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद जो नया एलिमेंट बन रहा है, वो पेरेंट एलिमेंट का आइसोडायाफर कहलाएगा। यहां पर रेडॉन रेडियम का आइसोडायाफर है, थोरियम यूरेनियम का आइसोडायाफर है। आइसोडायाफर उनको बोलते हैं मेरे बच्चे जिनके न्यूक्लियस के अंदर
न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का डिफरेंस सेम हो, n माइनस जेड सेम हो, एन आइसोडायाफर मींस सेम n माइनस जेड इज फॉर्म। यहां पर n तो क्या है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, और z क्या है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। फॉर एग्जांपल जैसे रेडियम से रेडॉन बना, तो पहले कौन सा है, रेडियम। तो रेडियम के अंदर प्रोटॉन कितनी है, 88, रेडियम 226। तो इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे, दिस माइनस दिस तो 138, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 88। n माइनस जेड, n तो ये रहा और z ये रहा, तो n माइनस जेड इसमें से इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, 50। तो रेडियम के लिए n माइनस जेड कितना है, 50। तो रेडॉन के लिए भी n माइनस जेड 50 होना चाहिए। तो रेडॉन के लिए जरा चेक करो, इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं, 86, ये रहे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 222 में से 86 कम कर दो, ठीक है ना, 222 में से 86 कम करो, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे। अब ये तो न्यूट्रॉनों की संख्या है, ये प्रोटॉनों की संख्या है, तो n माइनस जेड, तो इसका n माइनस जेड दिस माइनस दिस 50 आएगा। इसका मतलब रेडॉन के लिए n माइनस जेड और इस रेडियम के लिए n माइनस जेड क्या है, सेम है। ऐसे दो न्यूक्लियाई जिनके लिए n माइनस जेड क्या हो मेरे बच्चे, इक्वल हो, उन दोनों न्यूक्लियाई को एक दूसरे का क्या बोलते हैं, आइसोडायाफर। सो हियर थोरियम इज आइसोडायाफर ऑफ यूरेनियम और यूरेनियम इज आइसोडायाफर ऑफ थोरियम। सिमिलरली रेडॉन इज आइसोडायाफर ऑफ रेडियम एंड रेडियम इज आइसोडायाफर ऑफ रेडॉन। क्लियर? सो हियर रेडॉन इज आइसोडायाफर ऑफ रेडियम। क्लियर? ऐसे दो न्यूक्लियाई जिनके न्यूक्लियाई के अंदर n माइनस जेड सेम हो वो आइसोडायाफर कहलाते हैं। तो अल्फा पार्टिकल इमिट होने के बाद जो नया एलिमेंट बनता है वो पेरेंट एलिमेंट का आइसोडायाफर कहलाता है। और आइसोडायाफर उन न्यूक्लियाई को बोलते हैं मेरे बच्चे जिनके न्यूक्लियस के अंदर n माइनस जेड सेम हो। क्लियर? सेकंड लॉ देखें मेरे बच्चे, सेकंड लॉ, if a beta particle is emitted, if a beta particle is emitted then mass number does not change। अंडरलाइन करना बच्चों, जब किसी रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई से बीटा पार्टिकल इमिट होता है तो मास नंबर चेंज नहीं होता, लेकिन एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाता है। तो न्यू एलिमेंट जो बनेगा पेरेंट एलिमेंट का पीरियोडिक टेबल में एक ग्रुप किधर चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा राइट की तरफ। यही लिखा है, इफ ए बीटा पार्टिकल इज इमिटेड then mass number does not change but the atomic number is increased by 1 unit. So the new element form occupies a position 1 group to the right of the parent element in the periodic table। जैसे इनिशियल पेरेंट एलिमेंट x है, एटॉमिक नंबर z, मास नंबर a, एक बीटा पार्टिकल इसमें से निकल गया। बीटा पार्टिकल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन, -1 E0। बीटा पार्टिकल को हम -1 E0 से डिनोट करते हैं। तो किसी एलिमेंट से एक बीटा पार्टिकल निकल जाए तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ गया लेकिन मास नंबर चेंज नहीं होता। और बीटा पार्टिकल के साथ हमेशा याद रखना एंटी न्यूट्रिनो इमिट होता है, इस बात को विशेष ध्यान रखना, अदरवाइज क्वेश्चन गलत हो जाएगा बच्चों। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट में से बीटा पार्टिकल निकल रहा है तो उसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ जाएगा लेकिन मास नंबर चेंज नहीं होता। मास नंबर A है, अब भी A रहेगा, लेकिन जो डॉटर एलिमेंट बना है उसका एटॉमिक नंबर पेरेंट एलिमेंट से 1 ज्यादा होगा बीटा पार्टिकल निकलने के बाद। और बीटा पार्टिकल के साथ हमेशा याद रखना एंटी न्यूट्रिनो साथ इमिट होता है। ठीक है ना? क्लियर? फॉर एग्जाम्पल जैसे 90 थोरियम 234, इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकला तो ये कन्वर्ट हुआ प्रोटो एक्टिनियम में, प्रोटो एक्टिनियम Pa। ठीक है ना? 90 थोरियम 234, इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकला तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा दो, 90 में 1 ऐड कर दो, 91। मास नंबर चेंज नहीं होगा। और बीटा पार्टिकल निकल गया, बीटा पार्टिकल के साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। इस एलिमेंट को बोलते हैं प्रोटो एक्टिनियम। ठीक है ना मेरे बच्चे? तो यहां पर क्या बनाएगा, आइसोबार।
कौन से बार बेटा? आइसोबार। ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, जैसे 82 लेड 210, 82 पीबी 210, ये रेडियो एक्टिव बच्चों, ये लेड का आइसोटोप है। 82 लेड 210, और इसमें से एक बीटा पार्टिकल निकल गया तो ये स्टेबल बिस्मथ में कन्वर्ट हो गया। क्या बेटा? 83 बिस्मथ 210, एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, मास नंबर चेंज नहीं हुआ, बीटा पार्टिकल के साथ निकलता है एंटी न्यूट्रिनो। तो ये एक, अगर कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट बीटा पार्टिकल इमिट करता है तो नया एलिमेंट पेरेंट एलिमेंट का आइसोबार कहलाता है। आइसोबार का मतलब सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। एंड आइसोबार मींस सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर इज फॉर्म्ड। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, बहुत इंपॉर्टेंट है, लिखिए बच्चों, क्वेश्चन प्रॉब्लम लिखिए ये, अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल इमिट हो, कोई रेडियो एक्टिव एलिमेंट है मान लो ए, इससे एक अल्फा पार्टिकल निकल गया, माइनस किया इसमें से अल्फा पार्टिकल, तो ये बन गया मान लो बी में, और इसके बाद एक निकला बीटा पार्टिकल, बदल गया सी में, फिर इसके बाद एक निकला बीटा पार्टिकल, माइनस हुआ बीटा पार्टिकल इसमें से, फिर बदल गया सी डी में। तो जो एलिमेंट डी बनेगा, ये जो एलिमेंट होगा वो इस एलिमेंट ए का आइसोटोप कहलाएगा। अगर किसी एलिमेंट से एक अल्फा पार्टिकल निकले और अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद उसमें से दो बीटा पार्टिकल निकले, लेकिन किसी एलिमेंट से एक साथ दो बीटा पार्टिकल नहीं निकल सकते। मान लो कोई एलिमेंट ए, इसमें से अल्फा पार्टिकल इमिशन के बाद बन गया बी, बी में से एक बीटा निकला तो बन गया सी, सी में से फिर एक बीटा निकला बन गया डी, तो जो डी एलिमेंट बनेगा ना, वो डी एलिमेंट ए का आइसोटोप कहलाएगा। बिल्कुल क्लियर है? मान लीजिए इसका एटॉमिक नंबर जेड है, मास नंबर में वाई मान ले रहा हूं इसका, एक बीटा पार्टिकल अल्फा पार्टिकल निकला तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होगा? जेड -2, मास नंबर वाई -4। अब एक बीटा निकला तो इसका एक एटॉमिक नंबर बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा, तो यहां पर मास नंबर तो वही रहेगा वाई -4, और एटॉमिक नंबर जेड -2 का जेड -1 बचेगा, एक बढ़ेगा ना। अब फिर एक बीटा पार्टिकल निकला तो फिर इसका एटॉमिक नंबर एक बढ़ जाएगा, तो इसका एटॉमिक नंबर होगा जेड और मास नंबर होगा वाई -4। तो ऐसे दो एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो, ऐसे दो एलिमेंट जिनका जेड सेम मींस एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट, आइसोटोप कहलाते हैं। तो यही बात मैंने लिखी है। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से पहले एक अल्फा पार्टिकल निकले, फिर उसके बाद क्रम से दो बीटा पार्टिकल निकले एंड टू बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस्ड एन आइसोटोप। क्लियर है? वन अल्फा डिके एंड टू बीटा डिके प्रोड्यूस एन आइसोटोप। ये बात क्लियर हो गई होगी। और आइसोटोप उनको बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम लेकिन मास नंबर डिफरेंट हो। थर्ड लॉ देखें बच्चे, तीसरा नियम देखें ध्यान से। थर्ड लॉ, इफ ए गामा रेज इज इमिटेड देन एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर डज नॉट चेंज। इंपोर्टेंट लाइन लिखिए, एन आइसोमर इज फॉर्म। आइसोमर उनको बोलते हैं जिनके न्यूक्लियस का एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम बट एनर्जी डिफरेंट एनर्जी लेवल्स। मास नंबर और एटॉमिक नंबर तो सेम होते हैं लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी लेवल क्या होते हैं? डिफरेंट होते हैं। अगर किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट से गामा रेज निकलती है तो नया एलिमेंट जो बनेगा उसका एटॉमिक नंबर मास नंबर सेम रहेगा लेकिन न्यू एलिमेंट के न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन और पेरेंट एलिमेंट के न्यूट्रॉन प्रोटॉन की एनर्जी लेवल अलग अलग होंगे। ऐसे दो एलिमेंट जिसका मास नंबर और एटॉमिक नंबर सेम लेकिन न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन का एनर्जी लेवल डिफरेंट हो, उन दोनों एलिमेंट को हम बोलते हैं आइसोमर। क्लियर है? मैं बात कर रहा हूं बच्चों किसी प्लांट्स या किसी एनिमल की एज एस्टिमेट करने के लिए प्रोसीजर है यहां पर रेडियो कार्बन डेटिंग टू एस्टिमेट द एज ऑफ प्लांट और एनिमल।
इसके लिए हम प्रोसेस यूज करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग गिवन बाय प्रोफेसर लिवी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों क्वेश्चन प्रॉब्लम्स के लिए, आप बड़ा विशेष ध्यान से देखिए इसे, मैं स्पेशली बोल रहा हूं, बहुत ज्यादा ध्यान से देखो इसे। किसी एनिमल या किसी एनिमल की डेथ हुए या किसी प्लांट को काट कर हटा दे, जैसे कोई वुड है, वुड समझते हो ना, लकड़ी कितनी पुरानी है, वुड जिस प्लांट की है, अब हमें नहीं पता कौन से प्लांट की है, लेकिन वो वुड जो कितनी पुरानी है, कितना पहले उस प्लांट को कट किया है जिससे वो वुड बनी हुई है, ठीक है ना। या फिर किसी एनिमल की जो डेथ हो गई, तो हम कार्बन डेटिंग से, रेडियो कार्बन डेटिंग से उस एनिमल की डेथ का हम अनुमान लगा सकते हैं, या उस प्लांट की जिसको काटे हुए कितना समय हो गया है उसकी एज का हम क्या बता सकते हैं, रफली उसकी एज एस्टिमेट कर सकते हैं। इसके लिए हम यूज करते हैं प्रोसेस क्या बेटा, रेडियो कार्बन डेटिंग। पहले स्पेशली समझो ये है क्या, रेडियो कार्बन डेटिंग क्या है। एक्चुअल में हमारे नेचर के अंदर, सिंपल सी बात बोल रहा हूं, बहुत आसान सी बात बोल रहा हूं, हमारी नेचर में हमारे चारों जो एटमॉस्फेयर है क्या बेटा, उसमें कार्बन नाइट्रोजन साइकिल फॉलो होती है। कार्बन नाइट्रोजन साइकिल क्या होती है, मैं बिल्कुल समझाता हूं, अभी ध्यान से सुनो मेरी बात को। हमारे चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन एटम भी है और नाइट्रोजन भी है ना। तो हमारे चारों ओर नेचर के अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। तो एयर के अंदर जो नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल होते हैं, किसके, नाइट्रोजन के जो मॉलिक्यूल होते हैं, उन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेयर में होता रहता है। भाई हमारे चारों ओर जो एयर है उसमें कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। तो जो नाइट्रोजन के एटम होते हैं हमारे चारों ओर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, उन नाइट्रोजन के एटम पर, और एटमॉस्फेयर में न्यूट्रॉन फ्री स्टेट में है, तो न्यूट्रॉन जब नाइट्रोजन के एटम से टकराते हैं, ये नेचुरल फिनोमेना है, ये नेचुरली फिनोमेना चलता रहता है नेचर के अंदर। हमारे चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है, जो एयर है, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है। तो उसके अंदर जो नाइट्रोजन है एटमॉस्फेयर में, उन नाइट्रोजन के एटम्स पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट नेचुरली अपने आप से होता रहता है, और न्यूट्रॉन बम्बार्ड करके नाइट्रोजन पर उस न्यूट्रॉन को कन्वर्ट कर देते हैं, नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं, न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से कन्वर्ट करते नहीं है, होते रहते हैं अपने आप से नेचर के अंदर, नेचुरल फिनोमेना है। तो नाइट्रोजन के एटम पर जब न्यूट्रॉन टकराएगा नॉर्मल टेम्परेचर पर, जो भी टेम्परेचर एटमॉस्फेयर का है उस टेम्परेचर पर, तो नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन टकरा करके वो कन्वर्ट हो जाता है कार्बन 14 में। मैंने लिखा है, इन नेचर कार्बन नाइट्रोजन साइकिल टेक्स प्लेस एज फॉलोज। हमारे चारों ओर एटमॉस्फेयर में कार्बन भी है और नाइट्रोजन भी है। एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन के एटम हैं उन पर बम्बार्डमेंट होता रहता है, उससे टकराते रहते हैं न्यूट्रॉन, और नाइट्रोजन के एटम से न्यूट्रॉन टकराने के बाद ये नाइट्रोजन के एटम कन्वर्ट हो जाते हैं कार्बन 14 में, 6C14 में, और इससे निकलता है क्या बेटा, एक प्रोटॉन, और ये प्रोटॉन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है। क्लियर है ये बात। जब हमारे चारों ओर जो एयर है, उस एयर के अंदर जो नाइट्रोजन के पार्टिकल थे उन पर न्यूट्रॉनों का बम्बार्डमेंट हुआ, वो नेचुरली वो कन्वर्ट हो गए कार्बन 14 में। तो हमारे अंदर जो, हमारे चारों ओर जो एटमॉस्फेयर एयर है उसमें कार्बन 612 और कार्बन 614 दोनों है। कार्बन, और क्योंकि एयर के अंदर क्या है, ऑक्सीजन है, तो कार्बन 12 का जो एटम है ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर के क्या बना लिया, कार्बन डाइऑक्साइड। और कार्बन 14 हमको कहां से मिला, क्योंकि एयर के अंदर जो कार्बन और नाइट्रोजन दोनों है, तो नाइट्रोजन पर
क्या बेटा 7n14 पर 0n1 मीन्स न्यूटन का बम्बार्डमेंट हुआ, ये कन्वर्ट हो गया 6c14 में और इससे इमिट हुआ एक प्रोटॉन। ये नेचुरल फिनोमिना नेचर में चलता रहता है। तो नाइट्रोजन न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से जब कार्बन 14 में कन्वर्ट हो गई, हमारे चारों ओर जो हवा है ना एयर, उसमें वो कार्बन 14 भी ऑक्सीजन के 2 एटम से मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना दिया। तो हमारे चारों ओर जो हवा है, एयर है, एटमॉस्फेयर है, उस एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड मेरे बच्चे 2 फॉर्म में होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, एक तो कार्बन डाइऑक्साइड वो वाली जिस कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन 12 के एटम है, और एक कार्बन डाइऑक्साइड वो वाली, कौन सी वाली, जिस कार्बन डाइऑक्साइड में क्या बेटा कार्बन 14 का एटम है। और ये वाली कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है, मिली होती है। हमारे चारों ओर जो हवा है ना एयर, उसमें कार्बन डाई CO2 तो है, तो CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है हमारे चारों ओर जो एयर में, तो उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो कार्बन का कार्बन 12 के जिस कार्बन डाइऑक्साइड में एटम है, उस कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल और कार्बन 12 और कार्बन 14 के जो मॉलिक्यूल होंगे, इसके मॉलिक्यूल और इसके मॉलिक्यूल का रेशियो जो होता है CO2 12, कौन सी वाली CO2 जिसमें कार्बन 12 के एटम है, अगर एक मतलब इसके 10 पावर 12 मॉलिक्यूल हैं तो इसका केवल एक मॉलिक्यूल होगा। इस रेशियो में ये एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं। हमारे चारों ओर जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन और नाइट्रोजन है सिंपल भाषा में, और उसके अंदर जो एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होती है उस पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट नेचुरली होता है और वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाती है कार्बन 14 में। और कार्बन 14 जो बन गई एयर के अंदर, उस एयर में कार्बन 12 और कार्बन 14 दोनों के एटम ऑक्सीजन से 2 एटम ऑक्सीजन के मिले तो कार्बन 12 वाली कार्बन डाइऑक्साइड बनी और एक कार्बन 14 वाली कार्बन डाइऑक्साइड बनी। तो एयर के अंदर ये कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स होती है और इसके मॉलिक्यूल का जो रेशियो होता है एटमॉस्फेयर में, वो हमेशा ये रेशियो फिक्स रहता है 10 की पावर 12:1। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड 14 वाली और कार्बन डाइऑक्साइड 12 वाली, इसका रेशियो जो होता है, इसका एक मॉलिक्यूल होगा अगर, तो इसके 10 की पावर 12 मॉलिक्यूल होंगे। ठीक है ना। और ये कार्बन डाइऑक्साइड हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट है, जिसके अंदर CO2 14 और CO2 12 के मॉलिक्यूल का रेशियो 1:10 की पावर 12 होता है। और इस CO2 को, इस वाली कार्बन डाइऑक्साइड को, इस वाली कार्बन डाइऑक्साइड को कौन लेता है भाई? इस कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट। भाई हमारे चारों ओर जो हवा है, एयर है, उसमें कार्बन और नाइट्रोजन के एटम है, उसमें कार्बन नाइट्रोजन कार्बन साइकिल चलती रहती है। कैसे चलती है कि उस एयर के अंदर जो नाइट्रोजन के एटम है उन पर न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट होता है और वो कार्बन में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन 14 में कन्वर्ट हो जाता है। और वो कार्बन 14 ऑक्सीजन से मिलकर के क्या बना लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड। और एयर में कार्बन 12 के भी एटम है, वो दोनों मिलकर के कार्बन डाइऑक्साइड बना लिए। तो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, और जो एयर के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसके अंदर कार्बन 12 और कार्बन 14 के जो मॉलिक्यूल होते हैं वो इस रेशियो में होते हैं। इसका एक मॉलिक्यूल होगा तो इसके 10 की पावर 12 मॉलिक्यूल होंगे। इस रेशियो में ये अमाउंट फिक्स रहता है। ठीक है ना। और इस कार्बन डाइऑक्साइड को कौन? प्लांट्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड किसके अंदर चली गई? प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट जब तक अलाइव है, या उन प्लांट्स को किसी एनिमल ने खा लिया, जैसे हमने खा लिया, या किसी एनिमल ने उनको खा लिया प्लांट से, क्योंकि हमको किसी एनिमल को एज ए ह्यूमन बीइंग, कोई एनिमल है या कोई मैन है, वो उसको जो फूड मिल रहा है वो कहां से मिलता है? प्लांट से। और प्लांट को फूड कहां से मिल रहा है? प्लांट जब फूड अपने लिए लेते हैं तो फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं? वो एब्जॉर्ब करते हैं। क्या मेरे बच्चे? वो अपने भोजन के लिए क्या करते हैं? वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं। और जब कोई प्लांट अलाइव जिंदा है तब तक उसकी प्लांट के अंदर
कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो ये फिक्स रहता है। और उस प्लांट को हमने खा लिया भाई, उस प्लांट को किसी जैसे काऊ ने ले लिया, गाय ने, गाय से क्या मिला हमको? मिल्क। तो मिल्क के अंदर भी तो कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो फिक्स है, और वो मिल्क हमने ले लिया, हमने पी लिया, तो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12, क्योंकि हमको फूड कहां से मिलता है? प्लांट से, और प्लांट के अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो फिक्स रहता है, और उन प्लांट से फूड हमको मिल रहा है, तो हमारी बॉडी के अंदर भी कार्बन 14 और कार्बन 12 ये अमाउंट फिक्स रहेगा। क्लियर है ये बात? अब एक बात देखो जरा ध्यान से, इसके अंदर जो कार्बन 14 होता है ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। कार्बन 14 कैसा है? रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, और इसकी आफ्टर बीटा डिके, ये बीटा इमिशन के बाद क्या बेटा? कार्बन 14 बीटा डिके के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजन में। काय में? नाइट्रोजन में। कार्बन 14 जो एलिमेंट है ये बीटा एक्टिव एलिमेंट है, और ये बीटा पार्टिकल इमिट करने के बाद ये नाइट्रोजन में कन्वर्ट हो जाता है, और इसकी हाइफ लाइफ होती है 5600 साल, 5600 ईयर्स। ठीक है ना? जब तक कोई प्लांट या कोई एनिमल सरवाइव कर रहा है, मींस जीवित है, तब तक उसकी बॉडी के अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो ये अमाउंट स्टेबल होगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन में होगा, मींस ये अमाउंट, ये रेशियो फिक्स रहेगा। अगर किसी प्लांट को काट दिया या किसी एनिमल की डेथ हो गई, तो मेरे ख्याल से कार्बन 12 जो होगा ना वो तो फिक्स रहता है। ये तो डिके किसका होगा? कार्बन 14 का, इसका डिके होता है, इसका डिके होता रहेगा। जैसे किसी एनिमल को डेथ हुई, कुछ समय हो गया, कुछ समय बाद या किसी प्लांट को हमने काट दिया, काट करके छोड़ दिया उसे, तो उस प्लांट का जो अवशेष बचा है, जो भी फॉजिल उसका हमें मिला है, उस फॉजिल में, उस अवशेष में हम कार्बन 14 और कार्बन 12 एस्टिमेट करते हैं। तो कार्बन 12 का अमाउंट तो क्या रहता है? फिक्स, केवल डिके होगा किसका? कार्बन 14 का। मान लो उसके जो फॉजिल मिला है, उस फॉजिल में ये अमाउंट पहले से आधा अमाउंट में मिला, इसका मतलब क्या हो गया? उस प्लांट को काटे हुए कार्बन 14 की हाफ लाइफ मींस 5600 साल पुराना प्लांट है। अगर ये अमाउंट उसका 1/4 मिला, इसका मतलब उस प्लांट की एज कितनी है? 2 हाफ लाइफ के बराबर, क्योंकि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट एक हाफ लाइफ में क्या होता है? हाफ। 2 हाफ लाइफ में हाफ का फिर हाफ। इस तरह से हम रफली उस प्लांट या उस एनिमल की एज एस्टिमेट कर लेते हैं। आप इसको नोट कीजिए मेरे साथ साथ, आपको समझ आएगी मेरी बात। रेडियो कार्बन डेटिंग गिवन बाय प्रोफेसर लिवी। पेन उठाइए और कॉपी पर पेन से लिखो, तभी मजा आएगा आपको। इन नेचर कार्बन नाइट्रोजन साइकिल टेक्स प्लेस एज फॉलोज। नेचर के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन 14 में, और इससे एक इमिट होता है प्रोटॉन। और कार्बन 14 जो एलिमेंट बना न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से नाइट्रोजन पर, ये कार्बन 14 कैसा है? रेडियो एक्टिव है, और इसकी हाफ लाइफ होती है 5600 ईयर्स। इट इज बीटा एक्टिव। ये कैसा एक्टिव है? बीटा एक्टिव है। कार्बन 14 फिर नाइट्रोजन क्या बेटा? बीटा पार्टिकल निकालकर नाइट्रोजन में कन्वर्ट कर देगा। क्लियर है ये बात? सो लॉन्ग एज ए प्लांट और एनिमल इज अलाइव, जब तक कोई प्लांट या कोई एनिमल जब तक जीवित है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेगा। भाई एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड क्यों लेगा? भाई एनिमल प्लांट तो खाता है ना, भाई एनिमल को फूड जो मिलेगा वो प्लांट से मिलेगा, और प्लांट क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होगा? कार्बन। तो जब तक कोई प्लांट या कोई एनिमल जीवित है, तब तक उसकी बॉडी के अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में ये रेशियो 1:10⁻12 ये अमाउंट फिक्स रहता है। दिस रेशियो इज फिक्स, इक्विलिब्रियम रेशियो इज प्रेजेंट। कब तक? जब तक वो एनिमल या कोई प्लांट जब तक जीवित है। एज सून एज प्लांट इज कट, एज सून एज प्लांट इज कट और एनिमल इज डेड। अगर प्लांट को काट दिया या उस एनिमल की क्या हो गई? डेथ हो गई, तो कार्बन 12 डज नॉट चेंज, क्योंकि ये तो स्टेबल एलिमेंट है, बट कार्बन 14 डिकेड कंटिन्यूसली। कार्बन 12 तो फिक्स रहेगा उस एलिमेंट में,
उस फॉजिल में। एज सून एज प्लांट इज कट और एनिमल इज डेड देन कार्बन 12 डज नॉट चेंज बट कार्बन 14 डिकेज कंटिन्यूअसली। बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 स्टिल प्रेजेंट इन ए फॉजिल। क्या कहना चाहता है? जैसे किसी प्लांट को या किसी प्लांट या एनिमल की डेथ हो गई, तो डेथ होने के बाद उसके अंदर, उसकी बॉडी के अंदर कार्बन 12 तो चेंज होगा नहीं, कार्बन 14 क्या होता रहेगा? कंटिन्यूअसली डिके होता रहेगा। और एनिमल या प्लांट की डेथ होने के बाद जो भी फॉजिल उसका बचा हुआ है, बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ कार्बन 12, कार्बन 14 एंड कार्बन 12 स्टिल प्रेजेंट इन ए फॉजिल। फॉजिल कहते हैं उसका अवशेष। जैसे कोई एनिमल की डेथ हो गई या कोई प्लांट काट दिया, तो जो भी फॉजिल उसका मिला है, सैंपल जो भी उसका अवशेष मिला है, उस अवशेष में, उस फॉजिल में कार्बन 14 और कार्बन 12 को क्या कर लिया हमने? एस्टिमेट कर लिया। यही लिखा है, बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 स्टिल प्रेजेंट इन ए फॉजिल वन कैन रफली एस्टिमेट इट्स एज। उसकी एज हम रफली बता देते। बात क्लियर हो गई? ये बात क्लियर हो गई। इफ कार्बन 14 इज हाफ, कार्बन 14 का अमाउंट मान लो पहले से आधा हो गया, इसका मतलब उसकी एज कितनी है? उसकी हाफ लाइफ के बराबर 5600 साल। इफ कार्बन 14 इज 1/4 देन एज ऑफ सैंपल कितनी है? इसका डबल, इसका डबल कर दो, 11200 साल पुराना है, इसका मतलब वो फॉजिल। क्लियर है? जिसका भी वो अवशेष है किसी प्लांट का है, तो हम रफली उस प्लांट की एज या उस एनिमल की डेथ कितनी पहले हुई है, उसकी एज हम आसानी से रफली पता कर सकते हैं। क्लियर? फिर से समझ लो इस पॉइंट को, बड़ा काम की चीज है बच्चों। रेडियो कार्बन डेटिंग गिवन बाय प्रोफेसर लिवी। इन नेचर कार्बन नाइट्रोजन साइकिल टेक्स प्लेस एज फॉलोज। नाइट्रोजन पर न्यूट्रॉन के बम्बार्डमेंट से नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाता है कार्बन 14 में और एक निकलता है प्रोटॉन। कार्बन 14 इज रेडियो एक्टिव, इट्स हाफ लाइफ इज 5600 ईयर्स एंड इट इज बीटा एक्टिव। आफ्टर बीटा डिके कार्बन 14 कन्वर्ट हो गया फिर से नाइट्रोजन। सो लॉन्ग एज प्लांट और एनिमल इज अलाइव, तब तक जीवित है प्लांट या कोई एनिमल, तब तक उसकी बॉडी के अंदर कार्बन 14 और कार्बन 12 का रेशियो फिक्स रहता है। दिस अमाउंट इज फिक्स इक्विलिब्रियम इन रेशियो इज प्रेजेंट। एज सून एज द प्लांट इज कट और एनिमल इज डेड, अगर प्लांट को काट दिया जाए, एनिमल की डेथ हो जाए, कार्बन 12 डज नॉट चेंज बट कार्बन 14 डिके कंटिन्यूअसली। बाय फाइंडिंग द रेशियो ऑफ कार्बन 14 एंड कार्बन 12 स्टिल प्रेजेंट इन ए फॉजिल one can roughly estimate its age. If carbon 14 is become half, अगर कार्बन 14 हमको पहले से आधा मात्रा में मिला है, इसका मतलब उसकी एज उस सैंपल की कितनी है? 5600 ईयर्स, जो कि हाफ लाइफ है कार्बन 14 की। अगर उसका अमाउंट 1/4 रह गया तो उसकी एज कितनी होगी? हाफ लाइफ के डबल हो, नियरली। क्लियर? चलिएगा, कुछ बच्चों में एग्जाम्पल्स बता रहा हूं रेडियो एक्टिविटी के। सिंपल एग्जाम्पल हैं, आप थोड़ा जल्दी से इन्हें नोट करेंगे तो आपको समझ आएगी बात मेरी। इफ न्यूक्लियस ऑफ 92 यूरेनियम 238, नोट कर लो इसको। इफ न्यूक्लियस ऑफ 92 यूरेनियम 238 डिकेज सक्सेसिवली टू फॉर्म 90 थोरियम 234, 91 प्रोटो एक्टिनियम 238, 92 यूरेनियम 234, 90 थोरियम 230, 88 रेडियम 226 एंड 86 रेडान 222। तो क्वेश्चन में यह पूछा है, देन फाइंड द रेडियो एक्टिव रेडिएशन इमिटेड इन ईच डिके प्रोसेस। हर एक डिके प्रोसेस में रेडियो एक्टिव रेडिएशन कौन से इमिट होंगे वो बताने हैं आपको। तो चेक करो, पहले एलिमेंट कौन सा है? पेरेंट एलिमेंट 92 यूरेनियम 238। 92 यूरेनियम 238 कन्वर्ट हो गया, डिके हो गया सबसे पहले किसमें? 90 थोरियम 234 में। तो 92 यूरेनियम और ये 90 थोरियम 234, तो एटॉमिक नंबर 2 कम है इसका 2 कम है, इसका मतलब डेफिनेट, और इसका मास नंबर 4 कम है। इसका मतलब इस यूरेनियम में से अल्फा पार्टिकल निकला होगा, तो इसका एटॉमिक नंबर 2 और मास नंबर 4 कम हो गया।
ठीक है। इसके बाद थोरियम से कन्वर्ट हुआ है वो प्रोटोएक्टिनियम में, ये कन्वर्ट हुआ प्रोटोएक्टिनियम में, और इसका एटॉमिक नंबर कितना है 91, पहले कितना था 90, एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया लेकिन मास नंबर चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब इसके बाद बीटा पार्टिकल इमिट हुआ होगा, क्योंकि बीटा पार्टिकल जब इमिट होता है तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ता है और मास नंबर नहीं बदलता। प्रोटोएक्टिनियम बदल गया है किसमें 92 यूरेनियम 234, प्रोटोएक्टिनियम 92 यूरेनियम 234। देखो जरा इससे इसका एक एटॉमिक नंबर ज्यादा है, मास नंबर में कोई चेंज नहीं हुआ, इसका मतलब प्रोटोएक्टिनियम में से फिर एक बीटा पार्टिकल निकला होगा, तब 92 यूरेनियम 234 में कन्वर्ट हुआ है। अब 92 यूरेनियम 234 कन्वर्ट हुआ है किसमें 90 थोरियम 230 में, इसके बाद 90 थोरियम 230, तो जरा चेक करो 92 और ये 90, एटॉमिक नंबर 2 कम, मास नंबर 4 कम, फिर इसके बाद अल्फा पार्टिकल निकला है। अब थोरियम कन्वर्ट हुआ है रेडियम में, ये 90 और ये 88, ये 230 और ये 226, एटॉमिक नंबर 2 कम, मास नंबर 4 कम, फिर अल्फा पार्टिकल निकला। अब रेडियम कन्वर्ट हुआ है रेडॉन में, एटॉमिक नंबर 88, 86, मास नंबर 222, तो एटॉमिक नंबर 2 कम है और मास नंबर 4 कम है, इसका मतलब डेफिनेटली इसमें से एक अल्फा पार्टिकल फिर से निकला है। ठीक है ना, क्वेश्चन का रिजल्ट समझ में आ गया बच्चों, क्लियर है ये बात, नोट कर लिया, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द चेंज इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, और सेकंड बोल रहा है आफ्टर 1 बीटा इमिशन। एक अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में क्या चेंज आएगा, और एक बीटा पार्टिकल निकलने के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में क्या अंतर आएगा। क्वेश्चन समझ लो, व्हाट इज द चेंज इन न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ऑफ ए रेडियो एक्टिव एलिमेंट आफ्टर इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, और सेकंड पूछ रहा है आफ्टर इमिशन ऑफ 1 बीटा पार्टिकल। पहला मैं बात कर रहा हूं बीटा अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन का रेशियो में क्या अंतर आएगा। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो मेरे ख्याल से बच्चों बढ़ेगा, चेक कर लो। पेरेंट एलिमेंट जेड एक्स ए, एटॉमिक नंबर जेड और मास नंबर ए, अल्फा पार्टिकल निकला, एटॉमिक नंबर 2 कम कर दो, जेड माइनस ए, मास नंबर 4 कम कर दो, ए माइनस 4, तो पेरेंट एलिमेंट तो ये रहा, इसके अंदर न्यूट्रॉन कितने हैं ए माइनस जेड, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आफ्टर इमिशन ऑफ 1 अल्फा पार्टिकल, इनिशियल न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, इनिशियल इसके अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो कितना हो, इसके अंदर न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर घटा दो तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकल आएंगे, और प्रोटॉनों का प्रोटॉन कितने हैं जेड, पहले इनिशियली न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कितना है ए माइनस जेड, ये तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन हो गई और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन हो गई, तो इनिशियली न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ये वाला है, इससे निकल गया अल्फा पार्टिकल। तो अब प्रोटॉनों की संख्या तो ये रही, ये मास नंबर है, तो मास नंबर में से प्रोटॉनों को घटाओ, दिस माइनस दिस, तो फाइनल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकलेंगे, ए माइनस 4 में से जेड माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मेरे ख्याल से क्या बचेगा, ए माइनस जेड माइनस 2, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस 4 में से सब्ट्रैक्ट करोगे जेड माइनस 2 इक्वल टू क्या बचेगा, ये तो प्लस हो गया, तो ए माइनस जेड माइनस 2, ठीक है ना, और नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हुए ए माइनस जेड माइनस 2, तो फाइनल जो एलिमेंट बना, फाइनल न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो दिस माइनस दिस, तो न्यूट्रॉन निकलेंगे, तो ए माइनस 4 में से ए माइनस जेड घटा दो, ए माइनस 4 में से ए माइनस ए माइनस 4 में से जेड माइनस 2 सब्ट्रैक्ट करोगे तो ए माइनस जेड माइनस 2 बचेगा, और प्रोटॉनों की संख्या जेड माइनस 2 जेड माइनस 2, तो ये तो फाइनल न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ये वाला, तो और ये इनिशियल न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो है, जरा चेक करो। ए माइनस जेड इज ऑलवेज ग्रेटर देन, नॉर्मली अधिकांशतर इन मोस्ट ऑफ केसेज ए माइनस जेड ग्रेटर देन जेड होता है, ए माइनस जेड ज्यादा होता है जेड से, मोस्ट ऑफ केसेज ए माइनस जेड इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है ना, बोलो मेरे बच्चे, दैट इज नंबर ऑफ
न्यूट्रॉन इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो आफ्टर अल्फा इमिजन इंक्रीज। चेक कर लो बहुत आसानी से, तसल्ली से। ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, ये वाली वैल्यू जो है, इस वाली a माइनस जेड अपॉन जेड से ये वाली वैल्यू ज्यादा है, डेफिनेटली। क्लियर है, हाँ या ना? अल्फा इमिजन के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ेगा। सेकंड क्या कह रहा है, बीटा इमिजन के बाद क्या होगा मेरे बच्चे? आफ्टर इमिजन ऑफ बीटा पार्टिकल, बीटा पार्टिकल इमिजन के बाद प्रोटॉनों की संख्या एक बढ़ेगी, लेकिन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स चेंज नहीं होते। चेक कर लो मेरे बच्चे, मास नंबर चेंज नहीं होता बीटा इमिजन के बाद। जैसे कोई पेरेंट एलिमेंट एक्स है, एटॉमिक नंबर जेड, मास नंबर ए, इससे एक बीटा पार्टिकल निकला, इसके साथ एंटी न्यूट्रिनो और निकलेगा, लिखा नहीं है यहां पर, उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन ठीक है ना, लेकिन बीटा पार्टिकल के साथ एंटी न्यूट्रिनो और निकलता है। तो एटॉमिक नंबर एक बढ़ गया, मास नंबर चेंज नहीं होगा। तो इसमें न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, इसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे? इसमें न्यूट्रॉन a माइनस जेड, प्रोटॉन कितने होंगे? जेड। तो इनिशियली न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ये रहा, फाइनली इसमें न्यूट्रॉन निकालो a माइनस जेड माइनस a1 और प्रोटॉन z प्लस 1, a माइनस जेड माइनस 1। भाई इसमें से इस वैल्यू को सब्ट्रैक्ट करोगे तभी तो न्यूट्रॉनों की संख्या निकलेगी ना, और प्रोटॉनों की संख्या तो z प्लस 1 है, ये रही, चेक कर लो, ठीक है ना? तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो मेरे ख्याल से डिक्रीज होगा यहां पर, क्योंकि यहां पर न्यूमरेटर कम हो गया और डिनोमिनेटर बढ़ गया। न्यूमरेटर डिक्रीज और डिनोमिनेटर इंक्रीज, तो न्यूमरेटर तो घट गया और डिनोमिनेटर बढ़ गया, तो ये वैल्यू डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कम आएगी इस वाली वैल्यू से, ठीक है ना? तो बीटा इमिजन के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ता है, और अल्फा इमिजन के बाद तब उसमें भी केवल नहीं, सॉरी, बीटा इमिजन के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो घटता है और अल्फा इमिजन के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ता है। बहुत इंपोर्टेंट ज्यादा इंपोर्टेंट टॉपिक है बच्चों, ये फिर से समझ लो। क्वेश्चन क्या कह रहा था कि अल्फा पार्टिकल निकलने के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो किस तरह से चेंज होगा, बढ़ेगा या घटेगा, और दूसरा पार्ट पूछ रहा है बीटा पार्टिकल निकलने के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में क्या चेंज आएगा। तो अल्फा इमिजन के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ता है और बीटा इमिजन के बाद न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो घटता है। ये आप रिजल्ट नोट करिए पहले। यहां से अल्फा इमिजन हुआ है तो पेरेंट एलिमेंट ये रहा, तो इनिशियली न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो कितना होगा? इनिशियल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हैं? a माइनस जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड। तो प्रारंभ में इनिशियली न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो a माइनस जेड अपॉन जेड है। फाइनली ये वाला एलिमेंट बन गया, तो न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को सब्ट्रैक्ट करो, तो a माइनस 4 में से z माइनस 2 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो a माइनस जेड माइनस 2 बचेगा, a माइनस जेड माइनस 2 अपॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन z माइनस 2। तो ये वाली वैल्यू चेक करो और ये वाली वैल्यू चेक करो, तो ये वाला रेशियो जो है ना भाई, ये वैल्यू कम हो गई है, कम से डिवाइड करोगे तो वैल्यू ज्यादा आएगी। यहां पर a माइनस जेड, यहां पर भी a माइनस जेड, और यहां पर z से डिवाइड कर रही है, z माइनस 2 से डिवाइड कर रही है। तो मेरे ख्याल से न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ये वाला ज्यादा है, किससे? इसके कंपैरिजन में, ठीक है? ये न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ज्यादा है, इससे रेशियो बढ़ गया। आफ्टर इमिजन ऑफ बीटा पार्टिकल इमिट होने के बाद इनिशियली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, इसका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस जेड, प्रोटॉन z। फाइनली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन a माइनस जेड माइनस 1 और नंबर ऑफ प्रोटॉन z प्लस 1। मेरे ख्याल से ये वैल्यू डिनोमिनेटर बढ़ गया, न्यूमरेटर घट गया, तो डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू कम होगी इस वाली वैल्यू से। यहां पर न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बीटा इमिजन के बाद घटेगा। क्लियर है? क्लियर? अगला क्वेश्चन नोट करिए आप। इफ द डिके ऑफ न्यूक्लियस ए इज एज सोन, देख लो ए के बाद अल्फा निकला तो बी बन गया, बी से बीटा निकला सी बना, सी से अल्फा निकला डी बना। क्वेश्चन में क्या पूछा है? इफ एलिमेंट सी, ये जो सी वाला एलिमेंट है, इफ एलिमेंट सी हैज एटॉमिक नंबर 54 एंड मास नंबर 171,
अगर सी का एटॉमिक नंबर 54 और मास नंबर इसका 171 है तो फाइंड देयर वैल्यूज ऑफ ए बी एंड सी। तो ए बी और डी के लिए एटॉमिक नंबर और मास नंबर कितने होंगे? इसका एटॉमिक नंबर क्वेश्चन में गिवन है 54, इसका मास नंबर गिवन है 171 और अल्फा बीटा अल्फा ये इमेजन उसमें शो किया है। तो इस वाली इक्वेशन को नीचे लिख लो। लिख लिया, ए में से क्या निकला? अल्फा। बी में से क्या निकला? बीटा। सी बन गया। सी में से क्या निकला? अल्फा। तो डी बन गया। अब इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिया है, इसमें से अल्फा निकलेगा तो एटॉमिक नंबर इसका 2 कम करो, इसका 2 कम करो 52, इसका 4 कम करो मास नंबर तो 167। तो डी का एटॉमिक नंबर मास नंबर आ गया। सी बना, बी में से बीटा निकला, बी में से बीटा निकला तो सी बना। तो इसका एटॉमिक नंबर इससे 1 ज्यादा है, तो इसका मतलब इससे एक एटॉमिक नंबर इसका 1 कम होगा। तो इसमें से 54 में से 1 कम कर दो तो बी का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। मास नंबर बीटा इमेजन में चेंज नहीं होता। अब यहां पर इसमें से अल्फा निकला तो बी बना, बी का एटॉमिक नंबर पता है, मास नंबर पता है, और इसमें से अल्फा निकला तो अल्फा निकलता है तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाता है, मास नंबर 4 कम हो जाता है। तो यहां तो इसका एटॉमिक नंबर और मास नंबर पता है, इसका मतलब इससे पहले इसमें अल्फा पार्टिकल है तो इसका एटॉमिक नंबर इससे 2 ज्यादा होगा और मास नंबर इसका इससे 4 ज्यादा होगा। यह बात क्लियर हो गई हो? नोट कर लिया बच्चों? It is one of basis of fact that after emission of one beta particle, atomic number is increased by 1 and mass number does not change. While after emission of one alpha particle, atomic number is reduced by 2 unit and mass number is reduced by 4 unit. ये बात हम जानते हैं पहले से, ठीक है ना? नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए बच्चों। राइट द न्यूक्लियर रिएक्शन, राइट द न्यूक्लियर रिएक्शन, जरा ध्यान दीजिए मेरी बात पर। राइट द न्यूक्लियर रिएक्शन फॉर बीटा डिके ऑफ 83 बिस्मथ 210। बीटा बिस्मथ 83 210 में से बीटा डिके की इक्वेशन लिखनी है आपको, ठीक है ना? 6C11 में से पॉजिट्रॉन डिके हो रहा है, इसकी इक्वेशन लिखनी है। एक बात हम जानते हैं, शायद बीटा डिके में एंटी न्यूट्रिनो साथ निकलता है, ध्यान मत भूलना। पॉजिट्रॉन जब इमिट होता है तो उसके साथ न्यूट्रिनो साथ निकलता है। 92 यूरेनियम 238 में से अल्फा डिके शो करना है, 92 यूरेनियम 235 से डिके का गामा रेज का है, पोलोनियम 84 204 में से अल्फा डिके दिखा शो करना है और इसकी इक्वेशन लिखनी है। पहली इक्वेशन सुनो, 83 बिस्मथ 210 में से बीटा पार्टिकल इमिट कर दो। 83 बिस्मथ 210 बीटा पार्टिकल निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ा दो, इसका एटॉमिक नंबर 1 बढ़ाओ, 83 का 84 हो गया। मास नंबर चेंज नहीं होगा। तो नया एलिमेंट आपको नाम पता हो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज उसको एक्स लिख दो, वाई लिख दो, जेड लिख दो, कुछ भी लिख दो। और उसके साथ क्या निकला? बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल निकल गया। बीटा पार्टिकल इमेजन की बात कर रहा है और बीटा पार्टिकल के साथ इसको लिखना मत भूलना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा आपका, ठीक है? दूसरी बात देखो, अल्फा डिके ऑफ 92 यूरेनियम 238, सेकंड में यूरेनियम 238 में से अल्फा डिके दिखाना है। तो 92 यूरेनियम 238 में से अल्फा डिके दिखाना है तो एटॉमिक नंबर 2 कम करो 90, मास नंबर 4 कम करो 238 234। इस एलिमेंट का नाम मालूम हो ठीक है, नहीं मालूम है तो एक्स लिख दो। प्लस क्या निकाल दिया इसमें से? अल्फा पार्टिकल 2He4। अल्फा डिके पोलोनियम में से दिखाना है, यहां देखो 84 पोलोनियम 204, अल्फा डिके दिखाना है तो एटॉमिक नंबर 2 बढ़ा दो, अल्फा एटॉमिक नंबर 2 घटा दो, इसमें से 2 कम करो 82, इसमें से मास नंबर 4 कम करो, ठीक है, प्लस अल्फा पार्टिकल। फोर्थ में पॉजिट्रॉन डिके दिखाना है, कार्बन 6C11 में से 6C11 में से पॉजिट्रॉन निकालना है। तो एटॉमिक नंबर 1 घटेगा, पॉजिट्रॉन निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 घटता है और बीटा पार्टिकल निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 बढ़ता है, लेकिन मास नंबर चेंज नहीं होता। पॉजिट्रॉन निकलेगा तो एटॉमिक नंबर 6 1 कम करो, 6 का 1 कम करेंगे तो 5, मास नंबर से पॉजिट्रॉन निकलता है तो एटॉमिक नंबर 1 घटता है, ध्यान रखना, मास नंबर चेंज नहीं होता। पॉजिट्रॉन के साथ न्यूट्रिनो जरूर ऐड कर देना, नहीं तो ये इक्वेशन गलत हो जाएगी। ये बात क्लियर, समझ गए? ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या कह रहा है? गामा डिके दिखाना है यूरेनियम 92 यूरेनियम 235 से गामा इमिजन में
केवल न्यूक्लियस की एनर्जी बदलती है, मास नंबर और एटॉमिक नंबर चेंज नहीं होता। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर सेम, इसका और इसकी एनर्जी में, न्यूक्लियस की एनर्जी लेवल डिफरेंट होंगे। क्लियर हो गई होगी बात। नेक्स्ट एग्जांपल एक और लिखिए बच्चों, बहुत सिंपल सा एग्जांपल है। सेलेक्ट द पेयर ऑफ आइसोटोप्स, आइसोबार्स एंड आइसोटोन्स from given elements 11 sodium 22, 12 Mg24, 11 sodium 24, 10 neon 23। इसमें से सेलेक्ट करने हैं आपको क्या, आपको सेलेक्ट करने हैं पेयर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स का मतलब जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। तो मेरे ख्याल से ये और ये आइसोटोप है, ठीक है। एंड आइसोटोन, आइसोटोन का मतलब जिसमें पहले आइसोबार, आइसोबार कहते हैं जिनका मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, तो ये और ये मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। एंड आइसोटोन जिसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम हो लेकिन मास नंबर और एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम, मास नंबर, एटॉमिक नंबर डिफरेंट। चेक करिए, मेरे ख्याल से ये आइसोटोन है, इसमें दिस माइनस दिस 13 और दिस माइनस दिस 13, तो इसमें भी न्यूट्रॉन 13 है, इसमें भी 13 है, तो ये दोनों आइसोटोन है। एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट और मास नंबर भी डिफरेंट। आपको सिंपल सी बात ये है, आइसोटोप, आइसोबार और आइसोटोन क्या होते हैं ये बात पता होना जरूरी है। आइसोटोप्स उनको बोलते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट, आइसोटोप होते हैं। आइसोबार जिनका मास नंबर सेम, एटॉमिक नंबर डिफरेंट, और आइसोटोन कहते हैं जिनके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो लेकिन उनका एटॉमिक नंबर और मास नंबर डिफरेंट हो। रिजल्ट देखो, 11 सोडियम 24 ये और 11 सोडियम 22 ये मेरे ख्याल से आइसोटोप्स है। और आइसोटोप्स को बोलते हैं सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार कौन से होते हैं जिनका मास नंबर सेम हो, तो 11 सोडियम 24 ये और 12 Mg24 ये मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। आइसोटोप डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट एटॉमिक नंबर बट इनसाइड द न्यूक्लियस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम। आइसोटोन 11 Na24 एंड 10 Ne23, इसके न्यूक्लियस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकाल सकते हैं, 24 माइनस 11 13 होंगे। इसके न्यूक्लियस के अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 23 माइनस 10 13 होंगे। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम है, एटॉमिक नंबर भी डिफरेंट है और मास नंबर भी डिफरेंट है। क्लियर? क्लियर है मेरे बच्चे ये पॉइंट? चलिएगा, बस सिंपल सा पॉइंट लिखा है, काम की चीज लिखी है अगर आप ध्यान देंगे तो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर टू अल्फा बीटा गामा रेज। 11 पार्ट्स मैंने इसमें लिखे। पहला कह रहा है अल्फा बीटा गामा सिमिलर किसके है, आर सिमिलर टू एक्सरेज। एक्सरेज मेरे ख्याल से और गामा रेज सिमिलर हैं क्योंकि ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। आर इजीली एब्जॉर्ब बाय मैटर, किसी मैटर के द्वारा इजीली एब्जॉर्ब किए जाने वाले कौन से होंगे इसमें से रेडिएशंस, अल्फा वाले होंगे, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की वेलोसिटी कम, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होती है। क्योंकि अल्फा रेज की आयोनाइजिंग पावर ज्यादा है, काइनेटिक एनर्जी ज्यादा होने की वजह से स्पीड कम है, पेनिट्रेटिंग पावर कम है। धीरे धीरे चलेंगे तो मैटर क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा उसे। तीसरा कह रहा है ट्रेवल विद लीस्ट स्पीड। लीस्ट स्पीड मेरे ख्याल से अल्फा पार्टिकल की होती है, ठीक है ना? यस। फोर्थ कह रहा है वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी शायद बीटा पार्टिकल की होती है। काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की वेरिएबल होती है 0 टू मैक्सिमम। यस, क्लियर? फिफ्थ कह रहा है कैन पेनिट्रेट 200 सेंटीमीटर 2 मीटर थिक मेटल शीट। सबसे ज्यादा पेनिट्रेटिंग पावर मेरे ख्याल से गामा रेज की होती है। पेनिट्रेटिंग पावर स्पीड पर डिपेंड करती है और इसका मतलब गामा रेज हैवी मेटल शीट को भी क्या कर जाती हैं, पेनिट्रेट कर जाती हैं। किसी मेटल शीट के अंदर क्रैक्स को फाइंड करने के लिए हम गामा रेज इसी वजह से यूज करते हैं। सिक्स्थ कह रहा है आर सिमिलर टू कैथोड रेज। आर सिमिलर टू कैथोड रेज मेरे ख्याल से बीटा पार्टिकल होते हैं, बीटा रेज इलेक्ट्रॉन बीम होती है, कैथोड रेज की सिमिलर है। सेवेंथ कह रहा है इमेजन इज इन द फॉर्म ऑफ
बोथ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, बीटा इमिजन होता है। बीटा इमिजन में इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों इमिजन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदलता रहता है। क्लियर? एर्थ क्या कह रहा है? आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर, कैंसर ट्रीटमेंट में इनमें से कौन सी यूज करते हैं? गामा रेज। कैंसर ट्रीटमेंट के लिए, रेडियोथेरेपी के लिए गामा रेज यूज की जाती है बच्चों। नाइन्थ क्या कह रहा है? इंक्रीज न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो ऑफ ए न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज होता है अल्फा इमिजन में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अल्फा इमिजन में इंक्रीज होता है बेटे, ठीक है? जस्ट अभी इससे पहले बता के चुका हूं। 10th कह रहा है कॉजेज नो इफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो। गामा इमिजन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में कोई अंतर नहीं आता, क्यों? गामा रेज इमिट होगी तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो चेंज नहीं होगा, क्योंकि न तो एटॉमिक नंबर बदलता है न मास नंबर बदलता है। तो कॉजेज नो इफेक्ट ऑफ न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो, तो गामा इमिजन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में कोई अंतर नहीं आता। 11th क्या पूछ रहा है? व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। व्हेन ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट तब होता है जब बीटा पार्टिकल का इमिजन होता है, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन स्प्लिट होता है प्रोटॉन में और इलेक्ट्रॉन में। तो न्यूट्रॉन स्प्लिट हो गया तो इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा बीटा पार्टिकल के फॉर्म में, तो न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन कन्वर्ट हो गया किसमें? प्रोटॉन में। फिर से समझ लो क्वेश्चन को। विच ऑफ द फॉलोइंग आर सिमिलर टू अल्फा बीटा गामा रेस? पहला, आर सिमिलर टू एक्स रेस, आर इजीली एब्जॉर्ब बाय मैटर। थर्ड पूछ रहा है ट्रेवल विद लीस्ट स्पीड, है वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी, इनमें से किसकी है? कैन पेनिट्रेट 200 सेंटीमीटर, कौन पेनिट्रेट कर सकता है इनमें से? आर सिमिलर टू कैथोड रेज, कौन है इसमें कैथोड रेज के सिमिलर? इमिजन इन द फॉर्म ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, किसके इमिजन से? इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन दोनों का इमिजन शो करता है इनमें से, ठीक है ना? 8th पूछ रहा है कौन सी रेज इसमें यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में यूज होती है, किसके इमिजन से? इंक्रीज एज न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीज करता है, और इनमें से किसके इमिजन से? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो में कोई अंतर नहीं आता। और 11th पूछ रहा है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट किसके इमिजन से होगा? रिजल्ट देखो, पहला समझ में आगे हो गया। पहला क्या पूछ रहा है? आर सिमिलर टू एक्स रेज, तो गामा रेज एक्चुअल में पहला रिजल्ट देखो, गामा रेज फोटोन और एक्स रेज फोटोन बोथ आर पार्ट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्लियर? सेकंड क्या कह रहा है? अल्फा बीटा गामा आर सिमिलर, रेज आर इजीली एब्जॉर्ब बाय मैटर, इनमें से कौन मैटर के द्वारा एब्जॉर्ब आसानी से हो जाती है? सेकंड का आंसर देखो, आयोनाइजिंग पावर ऑफ अल्फा रेज इज मैक्सिमम ड्यू टू मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, सो दीज रेज आर इजीली एब्जॉर्ब बाय मैटर बिकॉज ऑफ देयर लेस स्पीड एंड हैवी मास। क्योंकि स्पीड कम है, धीरे धीरे चलेंगे तो मैटर आसानी से उनकी एनर्जी को क्या कर लेगा? एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है? तीसरा क्या पूछा है मेरे बच्चे? ट्रेवल्स विद लीस्ट स्पीड, मेरे ख्याल से अल्फा पार्टिकल की ही स्पीड सबसे कम होती है। अल्फा रेज मींस अल्फा पार्टिकल ट्रेवल्स विद लीस्ट स्पीड, क्योंकि हैवी पार्टिकल है। 4th क्या कह रहा है मेरे बच्चे? हैव वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी, वेरिएबल काइनेटिक एनर्जी बीटा पार्टिकल की होती है मेरे बच्चे। काइनेटिक एनर्जी ऑफ बीटा पार्टिकल वेरीज फ्रॉम मैक्सिमम टू जीरो वैल्यूज सिंस टोटल काइनेटिक एनर्जी इन बीटा रेज इमिजन इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन एंटी न्यूट्रो एंड बीटा पार्टिकल। इससे जस्ट पहले लेक्चर में मैंने बताया है। अभी 5th पार्ट क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे? 5th पे पूछ रहा है कैन पेनिट्रेट 200 सेंटीमीटर थिक मेटल शीट, इनमें से अल्फा बीटा गामा में से कौन 200 थिक मेटल शीट को पेनिट्रेट कर सकती है? गामा रेज होगी शायद, ये शायद नहीं पक्का। गामा रेज है मैक्सिमम पेनिट्रेटिंग पावर एंड दे कैन पास थिक मेटल शीट, सो दे आर यूज्ड टू फाइंड क्रैक्स इन थिक मेटल शीट। इसीलिए मेटल शीट के अंदर क्रैक जो होते हैं ना, जो दरारें पड़ जाती है, उनको पता करने के लिए गामा रेज ही इस्तेमाल करते हैं। 6th क्या पूछ रहा है मेरे बच्चे? देखो, आर सिमिलर टू कैथोड रेज, माने इनमें से कौन कैथोड रेज के सिमिलर है? बीटा पार्टिकल। बीटा पार्टिकल फास्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है और कैथोड रेज भी तो इलेक्ट्रॉन ही है। सो बीटा पार्टिकल इमिजन, बीटा पार्टिकल इज एन इलेक्ट्रॉन एज सिमिलर टू कैथोड रेज। 7th पार्ट क्या पूछा मेरे बच्चे? इमिजन इन द फॉर्म ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन एंड पॉजिट्रॉन, इनमें से किसका इमिजन? इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों का
इमिशन शो करता है इन बीटा रेज। इमिशन ऑफ बीटा एंड पॉजिट्रॉन आर इमिटेड वेयर बीटा इज एन इलेक्ट्रॉन एंड बीटा प्लस इज पॉजिट्रॉन। ठीक है ना? यस। 8th पॉइंट क्या पूछा मेरे बच्चे? यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर गामा रेज यूज की जाती है मेरे बच्चे। गामा रेज इज यूज्ड इन कैंसर ट्रीटमेंट। क्लियर? 9th पॉइंट, न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो किसमें पूछा है? 9th में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो किसमें बढ़ेगा? अल्फा इमिशन, बीटा इमिशन, गामा इमिशन। अल्फा इमिशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बढ़ता है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो इंक्रीजेस इन द इमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल। और 11th में क्या पूछा है? न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो किसमें अनइफेक्टेड रहता है? गामा रेज इमिशन में। न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो अनइफेक्टेड इन गामा रेज इमिशन, क्योंकि गामा रेज इमिशन में न्यूट्रॉन प्रोटॉनों की संख्या चेंज नहीं होती। एटॉमिक नंबर, मास नंबर नहीं बदलेगा, तो न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो गामा इमिशन में चेंज नहीं होगा। ठीक है ना? 11th पार्ट क्या पूछा है मेरे बच्चे? व्हेन ए न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन इनसाइड न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर इनमें से किसके इमिशन से न्यूट्रॉन प्रोटॉन में बदल जाता है? बीटा इमिशन से होता है ऐसा। बीटा इमिशन इज पॉसिबल व्हेन न्यूट्रॉन इज कन्वर्टेड इनटू प्रोटॉन। न्यूक्लियस के अंदर क्या बेटा? न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होगा तो उस केस में बीटा इमिशन होता है। यहां तक बात क्लियर है मेरे बच्चे? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, मैं जहां तक समझता हूं सिंपल है। एक छोटा सा बहुत आसान सा एक एग्जाम्पल और देखो। वाई आयोनाइजिंग पावर ऑफ बीटा पार्टिकल इज लेस इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल। भाई बीटा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल से कम क्यों है? कारण है उसका, क्योंकि अल्फा पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और वेलोसिटी कम है। तो जब किसी मैटर के अंदर जाएगी कौन? अल्फा रेज, वेलोसिटी कम है तो मीडियम आसानी से उनको एब्जॉर्ब कर लेगा। किनको? अल्फा रेज को, क्योंकि उनकी वेलोसिटी कम और काइनेटिक एनर्जी ज्यादा, तो आयोनाइजिंग पावर ज्यादा होगी। आसानी से धीरे धीरे चलेगा, आराम से आयोनाइज करता रहेगा। जबकि बीटा पार्टिकल की स्पीड अल्फा पार्टिकल से बहुत ज्यादा है। तो बीटा पार्टिकल जब किसी मैटर के अंदर जाएगा तो उसको मैटर को जल्दी से क्रॉस कर जाएगा, पार कर जाएगा। उसको स्पीड उसकी ज्यादा है ना बीटा पार्टिकल की, तो मैटर में होकर के तेजी से निकल जाएगा। और जब तेजी से निकल ही जाएगा तो आयोनाइज क्यों करेगा भाई बीटा पार्टिकल? इसलिए बीटा पार्टिकल की आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल से कम होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आप इसको समझो। ये कह रहा है आयोनाइजिंग पावर बीटा पार्टिकल की कम क्यों है अल्फा पार्टिकल से? रीजन उसका, क्योंकि बीटा पार्टिकल की स्पीड बहुत ज्यादा है। बिकॉज स्पीड ऑफ बीटा पार्टिकल इज वेरी हाई इन कंपैरिजन टू अल्फा पार्टिकल, सो इट टेक्स लेस टाइम टू पास थ्रू द मैटर। मैटर में जब जाएगा अल्फा बीटा पार्टिकल तो तेजी से निकलेगा, कम समय तक रहेगा। सो एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द मैटर इज लेस, तो उस मैटर के द्वारा बीटा पार्टिकल की एनर्जी कम एब्जॉर्ब होगी, विच डिक्रीजेज इट्स आयोनाइजिंग पावर, जो कि एनर्जी आयोनाइजिंग पावर कम कर देगा। While alpha particle has less speed, alpha particle की स्पीड कम है, so it takes more time to pass through matter. मैटर में पास करने में, पास होने में टाइम ज्यादा लेगा और ज्यादा टाइम लगेगा उसको मैटर के अंदर रहने में। तो मैटर उसकी एनर्जी को ज्यादा लेकर मैटर आयोनाइज हो जाएगा। सो मैटर कैन एब्जॉर्ब एनर्जी ऑफ दिस पार्टिकल टू गेट आयोनाइज। तो इसीलिए बीटा पार्टिकल आयोनाइजिंग पावर अल्फा पार्टिकल से कम होती है। क्लियर? ये बात क्लियर है मेरे बच्चे? एक छोटा सा क्वेश्चन, बहुत छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आप नोट करेंगे। न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशन लिखनी है। राइट न्यूक्लियर रिएक्शन इक्वेशंस फॉर इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ 54 जीनॉन 120। ठीक है ना? पॉजिट्रॉन डिके टू TC 43 एटॉमिक नंबर है और मास नंबर 97। थर्ड कह रहा है अल्फा डिके ऑफ 94 प्लूटोनियम 230 242। इक्वेशन लिखिएगा जरा, ठीक है ना? इलेक्ट्रॉन कैप्चर ऑफ 54 जीनॉन 120। इलेक्ट्रॉन कैप्चर का मतलब इसमें बीटा पार्टिकल ऐड करना है। तो 54 जीनॉन 120 प्लस इलेक्ट्रॉन कैप्चर,
ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हो गया तो एटॉमिक नंबर एक कम हो गया ना, 54 -1 53, मास नंबर 120। एलिमेंट का नाम नहीं मालूम, एक्स लिख दो। एलिमेंट का नाम नहीं पता तो एक्स लिख दो, क्या फर्क पड़ रहा है। सेकंड क्या कह रहा है, बीटा डिके बोल रहा है, टीसी 40। बीटा डिके, बीटा पार्टिकल जब इसमें से इमिट होगा तो एटॉमिक नंबर 1, बीटा डिके बोल रहा है, बीटा डिके नहीं, पॉजिट्रॉन डिके, पॉजिट्रॉन डिके। पॉजिट्रॉन डिके में एटॉमिक नंबर 1 घटता है, तो इसका एटॉमिक नंबर 43 टीसी का, तो एटॉमिक नंबर 1 कम कर दो 42। मास नंबर में चेंज नहीं आता, और एक पॉजिट्रॉन और पॉजिट्रॉन के साथ निकलता है न्यूट्रिनो, इसको ऐड करना मत भूल जाना, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। ठीक है, ये क्या रहा है 94 प्लूटोनियम 230, 243 में से 242 में से अल्फा डिके शो करना है, इसमें से अल्फा पार्टिकल निकालेंगे तो एटॉमिक नंबर 2 कम हो जाएगा, मास नंबर 4 कम हो जाएगा। यहां पर 94 है बच्चों, 94 है, ठीक है नहीं। ये बात क्लियर है बच्चों, यहां तक नोट कर लिया है, वेरी गुड बच्चों। इसके बाद जो लेक्चर, जो वीडियो लेक्चर आएगा वो हाफ लाइफ पर बनाएंगे हम, ठीक है ना। यहां पर लॉ ऑफ रेडियो एक्टिविटी बताया था मैंने आपको, इससे पहले वाली वीडियो में है अल्फा बीटा पार्टिकल की प्रॉपर्टीज बताई थी। तो ये जो वीडियो आपने सुना अभी, ठीक है ना, इसको एक दो बार रिवाइज कर लेना, और इसके जो क्वेश्चंस आपने एग्जाम पे देखे बहुत इजी हैं, उन क्वेश्चंस को एक बार और पढ़ ले, आसानी से समझ आएंगे। एक बार रिवाइज कर ले दोनों वीडियो को, तो बहुत क्वेश्चन आसान है इस चैप्टर के, ठीक है ना। यहां से आगे नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बच्चों हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। तब तक के लिए इस वीडियो को एक दो बार सुने और रिवाइज कर लें।